का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें शामिल हैं हमारे इस शो में। शुरुआत पीओएस मशीन की एक खबर के साथ। अब पीओएस बिजनेस में उतरने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस। आरबीआई इसकी तैयारी कर रहा है। आंकड़ों से ज्यादा बाजार में महंगाई, आंकड़ों में और बाजार की परिस्थिति में क्यों ये अंतर है, ये समझेंगे। आयुष्मान स्कीम का बदलेगा ढांचा। भाजपा का घोषणा पत्र आ गया है, संकल्प पत्र आ गया है। इसमें बात कही गई है आयुष्मान योजना में बदलाव की। कितना बदलेगा ढांचा, कैसे काम करेगा और क्या बड़ी घोषणा है, ये समझेंगे। टीसीएस ने क्यों घटाई नौकरियां। टीसीएस ने करीब साल भर में 13,000 नौकरियां कम कर दी हैं। क्या ये ट्रेंड बताता है, क्यों ऐसा हुआ, ये जानेंगे। दिन की बड़ी खबर होंगी इसके बाद। शेयर बाजार में 34 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है शेयर बाजार में जो 34 साल में पहली बार हुआ। क्या कुछ हुआ, क्या मतलब है उसका, क्या मायने हैं, ये समझेंगे। और ईरान इजराइल युद्ध के क्या होंगे दुनिया भर के बाजारों पर असर, ये एक और दिन की बड़ी खबर। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जल्द लाइसेंस की एक नई कैटेगरी जुड़ने वाली है। ऑफलाइन पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आरबीआई पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस बिजनेस के लिए लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है। अब थर्ड पार्टी पीओएस ऑपरेटर को कामकाज के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। सर, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? शुभम, ये खासा महत्वपूर्ण है। और आप और हम सारे लोग जब किसी भी जगह शॉप करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपको एक मशीन ऑफ़र की जाती है। कई जगह वो हैंडहेल्ड डिवाइस होती है और कई जगह वो तार से जुड़ी डिवाइस होती है। ये डिवाइस पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन कही जाती है, पॉस मशीन या पीओएस मशीन से आम भाषा में कहा जाता है। ये दरअसल सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पूरे पेमेंट सिस्टम की, जहाँ से पेमेंट मर्चेंट के पास और बैंकर्स के पास पहुँचता है और हमारे आपके खाते से निकलता है। चाहे उससे कार्ड स्वाइप किया जाए या उससे अपना यूपीआई का कोड स्कैन करें, जिसके जरिए वो पैसा जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क भारत में लगभग सब जगह फैल चुका है। पाइन लैब, एमस्वाइप, पेटीएम, भारत पे, कई कंपनियां हैं जो इस तरीके की मशीनें दे रही हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में इन कंपनियों के लिए अभी तक कोई लाइसेंस नियम नहीं है। यानी भारत के पेमेंट सिस्टम का जो सबसे लास्ट माइल है, इसे लास्ट माइल कहना चाहिए, ये लास्ट माइल रेगुलेटेड भी नहीं है और इनके लिए कोई नियम भी नहीं। अब आरबीआई को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनियां आमतौर पर डे 400 से 1000 करोड़ का बैलेंस होल्ड कर रही हैं अपने सिस्टम में, जो इनके सिस्टम में रहता है। क्योंकि आपने स्वाइप किया, इनके सिस्टम में पैसा गया, फिर वहाँ से वो अलग अलग दिशाओं में जाएगा, मर्चेंट के पास या बैंकर्स के पास निकल कर जाएगा। ये जो सिस्टम में पैसा होल्ड करती हैं उसका रेगुलेशन नहीं है। और इसलिए रिजर्व बैंक भारतीय पेमेंट सिस्टम का जो लास्ट माइल है उसे रेगुलेट करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नई लाइसेंस शर्तें लाई जाएंगी, जिसमें यह भी शायद तय किया जाएगा कि इन्हें 25 करोड़ रुपए के आसपास का मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास। इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। ऐसा अभी स्पष्ट रूप से नियम तो नहीं आए हैं, लेकिन इनके लिए रिजर्व के नए नियम तय किए जाएंगे। और इसका असर आपको पेटीएम पर, भारत पे पर और बहुत सारे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर, पीओएस मशीन प्रोवाइडर्स पर दिखाई देगा। यहाँ डेटा सिक्योरिटी भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसे ही आप अपने किसी भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पीओएस मशीन से के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पीओएस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो या आपका क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, तो आपका डेटा भी उस सिस्टम्स के साथ पीओएस मशीन ऑपरेटर के पास पहुंचता है। मार्च के दौरान थोक महंगाई दर में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च में थोक महंगाई 0.53% दर्ज की गई, जो 3 महीने का ऊपरी स्तर है। इससे पहले फरवरी में ये 0.20% थी। महंगाई दर में हुई इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह आलू और प्याज की कीमतों में आया उछाल है। आलू की महंगाई करीब 53% बढ़ी और प्याज की महंगाई में 57% का उछाल आया है। इसके अलावा अन्य सब्जियों के साथ अनाज और दालों की थोक महंगाई में भी मार्च के दौरान बढ़ोतरी देखने को मिली है। थोक महंगाई में ये बढ़ोतरी आगे चलकर रिटेल महंगाई को बढ़ा सकती है, जो फिलहाल 9 महीने के निचले स्तर पर है। मार्च के दौरान रिटेल महंगाई दर 4.85% दर्ज की गई। सर, खुदरा महंगाई के आंकड़े और बाजार की तस्वीर कुछ भिन्न नजर आ रही है। अगर आप महंगाई के दोनों आंकड़े देखें, अगर आप सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का, सीपीआई का आंकड़ा कंज्यूमर इन्फ्लेशन या उपभोक्ता महंगाई का आंकड़ा पिछले सप्ताह आया था और थोक महंगाई का आंकड़ा आज हमारे पास आया, दोनों में हमें एक तो डाइवर्जेंट ट्रेंड दिखाई देता है, लेकिन दोनों में हमें कमी भी दिखाई देती है। इसको आप दोनों जगह से राहत देख सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से ये परिस्थिति आरबीआई
आरबीआई के लिए और सरकार के लिए संतोषजनक है। लेकिन वास्तविकता में हम सब्जियों की महंगाई वापस लौटती देख रहे हैं। गर्मी के असर के कारण दूध की महंगाई बढ़ने की संभावना है। अनाज की महंगाई को लेकर तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं है। गेहूं की खरीद के बाद भी बाजार में अनाज की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। तो महंगाई की मासिक दर में तो कमी आ रही है, लेकिन अगर आप सालाना आधार पर देखें, आप जो महंगाई का चक्र पिछले 1 साल से चल रहा है उसे देखें, तो अधिकांश चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है या कीमतें मजबूत बनी हुई हैं। एफएमसीजी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाई हैं, सीमेंट कंपनियों ने अपने सीमेंट की कीमतें बढ़ाई हैं। फूड इन्फ्लेशन अभी भी 9% के आसपास बनी हुई है और वही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी दृष्टि से अगर आप भारत की महंगाई को जो पलट कर देखें, उपभोक्ता के बजाय उद्योग के नज़रिए से देखें, तो उद्योग के नज़रिए से महंगाई थोड़ी खलनायक दिखाई देती है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, मार्जिन्स कंपनियों के कम हो रहे हैं, डिमांड का असर कमज़ोर होता दिख रहा है। तो महंगाई के एक हिस्से में, एक चेहरे पर या उसके एक हाथ में बढ़ती हुई तपती हुई खाद्य महंगाई है और दूसरी तरफ मांग की कमी है, जो हमें थोक महंगाई के आंकड़ों में और खुदरा महंगाई में जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें दिखाई दे रही है। आलू का रिटेल भाव महीने भर में करीब 10% बढ़ गया है, जबकि सालाना आधार पर दाम में 32% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। कम उत्पादन की आशंका की वजह से कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। पिछले साल नवंबर के दौरान अनियमित बारिश से फसल को हुए नुकसान के कारण आलू की ईल्ड में गिरावट का अनुमान है, तो आलू की महंगाई अभी आगे भी चिंता बढ़ा सकती है। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो में कई तरीके की घोषणाएं की गई। गिग वर्कर्स और असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग योजना शुरू करने की बात कही गई है। इसके अलावा 70 साल से ऊपर के लोगों के आयु के अधिक के लोगों को आयुष्मान के दायरे में लाने की बात कही गई है। मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन सिटी ग्रुप के एनालिस्ट का बयान आया इस मैनिफेस्टो के बाद। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को लेकर किसी तरीके के ढांचागत बदलाव की बात नहीं है इस मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो है, खैर बजट नहीं है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ऐसा मैनिफेस्टो आना लाजमी था। सर, अब गिग वर्कर को लेकर किस तरीके का फ्रेमवर्क बन सकता है? जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से कई उम्मीदें थीं, और जो सिटी के प्रमुख का बयान आया, बाकी बाजार के लोगों को उम्मीदें थी कि एक तो ये सरकार 10 साल से काम कर रही है और अगले बार दोबारा चुनने की तैयारी कर रही है, तो कई सारी स्कीमें, कई सारी योजनाएं पिछले 10 साल में लागू की गई, उनका असर अर्थव्यवस्था पर कैसा दिखाई दिया और उनमें किस तरीके के बदलाव किए जाएंगे, इसके संकेत मिलने चाहिए थे। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात नहीं है। जो बड़ी स्कीमें पिछले साल में स्मार्ट सिटी जैसी स्कीमें थीं या गंगा सफाई जैसी स्कीमें थी, इन स्कीमों को लेकर नया कार्यक्रम आने की उम्मीद थी, क्योंकि सरकार दोबारा चुनाव में जा रही है और अपनी पिछली स्कीमों की सफलता का वादा कर रही है। ऐसा बड़ा ढांचागत सुधार, निजीकरण को लेकर, एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर कुछ ऐसे बड़े संकेत इसमें नहीं दिखाई दिए। लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हम अपने लिए आर्थिक दृष्टि से और लोगों की जेब और ज़िंदगी पर असर करने की दृष्टि से चुनकर इसमें लाए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स मतलब टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉयज़ जो काम करते हैं, उनके लिए पिछले 2 साल से लगातार कोविड के बाद से इस पर खासी चर्चाएं सरकार के भीतर अलग अलग स्तर पर चली हैं कि ये जो असंगठित श्रमिकों का भी एक और नया असंगठित स्वरूप आया है। क्योंकि असंगठित श्रमिकों की पहली पीढ़ी हमने वो देखी थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड में काम करते थे, दुकानों में काम करते थे, और भारत का 90% रोजगार वहीं पर उपलब्ध है। उसके बाद उसमें एक नया स्वरूप आया जिसमें गिग वर्कर्स आए, जो 1 जगह 2 जगह 3 जगह एक साथ मिलकर काम करते थे और अपनी जीविका कमाते थे। असंख्य रिपोर्ट आ चुकी हैं, विस्तार से आपको अलग अलग कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि भारत में गिग वर्कर्स की औसत कमाई 15 से 16 हज़ार रुपये ही है, कई जगह तो 12 हज़ार ही है। उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास सोशल सुरक्षा नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। सामान्य रूप से उनकी स्थिति उन असंगठित श्रमिकों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है जो पुराने एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर या शॉप्स में बाकी जगह काम करते थे। 2 साल में खासी चर्चा हुई, पर हुआ कुछ नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं आई। सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल बनाया था जिसमें करीब जो आंकड़े ताजे हैं उस हिसाब से करीब 29 से 30 करोड़ लोगों के रजिस्ट्रेशन पंजीकरण भी ई श्रम पोर्टल में हो चुके हैं। 2 साल 3 साल से इस बात की उम्मीद भी की जा रही थी कि इससे कोई बड़ी घोषणा इनके लिए आएगी। घोषणा तो नहीं आई, लेकिन इस बार मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र जो भी कहें आप, उसमें कहा गया है कि गिग वर्कर के लिए कुछ नई चीज़ें इसी पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएंगी। हालांकि हर साल बजट से पहले संभावना जाहिर की जाती है कि कोई ना कोई चीज़ इसमें आएगी। राज्य सरकारों में भी इस बात की सक्रियता दिखाई दी है, कई जगह इस बात की कोशिशें भी की गई हैं कि गिग वर्कर्स के लिए कुछ किया जाए। फंड्स कहाँ से आएंगे? सरकार के पास रोजगार देने के लिए फंड्स नहीं है। फंड्स लाने की व्यवस्था क्या होगी, ये चीज़ें अभी इसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन नीति आयोग इससे पहले भी गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमें लाने के लिए ट्रांजैक्शंस पर फीस लगाने जैसे सुझावों पर काम करता रहा है।
सर, आयुष्मान को लेकर भी बात कही गई है कि 70 साल से ऊपर के लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। यहाँ किस तरीके के बदलाव आएंगे ढांचे में? ये बड़ा बदलाव है आयुष्मान में, अगर ये होता है। आयुष्मान स्कीम आमतौर पर गरीबों के लिए चिकित्सा सुविधाएं देने की बीमा आधारित स्कीम है, लेकिन संकल्प पत्र में जो संकेत दिए गए उस हिसाब से एक तरह से अब आयुष्मान का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन वो यूनिवर्सलाइजेशन या उसका जो सार्वभौमिकरण है वो सबके लिए नहीं होगा, केवल 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों के लिए होगा, ऐसा संकेत है। विस्तृत नियम तो तब आएंगे जब सरकार वापस लौटेगी और सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। लेकिन 70 वर्ष से आयु के अधिक के लोगों को इसको सभी किसी भी आय वर्ग के हों उन्हें आयुष्मान भारत की सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया गया है। ध्यान रखना जरूरी है कि आयुष्मान भारत की स्कीम अभी पूरी तरह जड़ नहीं पकड़ पाई है। कई राज्यों में अस्पताल इससे अलग हो गए हैं, बीमा कंपनियां अभी तैयार नहीं, 2-3 साल हो गए हैं, पर आयुष्मान भारत का वो प्रभाव लोगों के चिकित्सा खर्च पर नहीं दिखाई दिया है। तो जब भी सरकार वापस लौटेगी, जब नई सरकार आएगी, तो उसे इस स्कीम को वापस ड्राइंग बोर्ड पर ले जाकर कई सारे बदलाव भी करने होंगे। और इस बीच में ध्यान रखना जरूरी है कि कोविड के बाद 2 साल के भीतर भारत के हेल्थ केयर स्पेस में बड़े बदलाव हो गए हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, दुनिया की बड़े इन्वेस्टर्स भारत के हॉस्पिटल चेन्स में निवेश कर रहे हैं, जहां अब उन हॉस्पिटल्स का फोकस या उनका टारगेट भारत के वो लोग हैं जो वेल्थी हैं, जो इलाज पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिनके जो 6 से 7-8 करोड़ लोग हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए, जो कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के और निम्न आय वर्ग के लिए, उनके लिए मेडिकल की कॉस्ट कम रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कर्मचारियों की संख्या 1 साल में 13,000 से ज़्यादा घट गई है। लगातार तीसरी तिमाही में टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा 19 साल में पहली बार हुआ है। कंपनी के कुल 6,01,546 कर्मचारी हैं। वित्त वर्ष 24-25 में कंपनी जल्द ही नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट शुरू करेगी, जिसके तहत स्टूडेंट को सीधे नौकरी पर रखा जाएगा। सर, नौकरी घटने का ये ट्रेंड क्या बता रहा है? आईटी सेक्टर में टीसीएस की नौकरियां घटना अपने आप में एक संकेत माना जाता है। 13,000 लोग और कई सालों बाद इतनी कटौती है, ये बताता है कि आईटी सेक्टर में या सूचना तकनीक सेक्टर में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उसमें भी मझोले और निचले स्तर पर, जहां पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग जैसी व्यवस्थाएं सामान्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने लगी हैं, वहां से नौकरियों में कमी हो रही है। इससे पहले भी जो आंकड़े आए थे वो ये बता रहे थे कि एक तो नई नौकरियां नहीं आ रही हैं, दूसरी ये कि जो लोग हायर किए जा रहे हैं उनके वेजेस, उनकी सैलरीज भी पिछले साल से पिछली नियुक्तियों से कम है। और ये स्ट्रक्चरल, ये ढांचागत चुनौती है आईटी सेक्टर में, जो हमें पिछले 1-2 साल में दिखाई दी है। चिंता की बात यह है कि भारत में प्रशिक्षित लोगों के लिए, आईटी प्रशिक्षित लोगों के लिए यही एक सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां निकल रही थी पिछले कई वर्षों से। और टीसीएस जैसी कंपनी अगर 13,000-14,000 कर्मचारियों की संख्या कम है, तो आप छोटी आईटी कंपनियों पर इसका असर वैसे भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। कंपनियों की कमाई और उनके शेयर के भाव के ग्रोथ का अंतर 34 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। एक तरफ शेयर बाजार में शेयर का प्राइस जो है ऊंचाई छू रहा है, दूसरी तरफ शेयर का भाव और कंपनियों की कमाई के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। अप्रैल 2004 से अब तक सेंसेक्स 13.7% सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से चक्रवृद्धि दर से 1220% चढ़ चुका है। अप्रैल 2004 के आखिर में सेंसेक्स 5,665 अंक पर था और पिछले शुक्रवार को ये 74,244 अंक पर बंद हुआ। लेकिन इस दौरान सेंसेक्स में शामिल कंपनियों की प्रति शेयर कमाई सालाना 12.2% चक्रवृद्धि दर से 899.3% बढ़ी है। अप्रैल 2004 के अंत में इंडेक्स की ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 292.28 रुपये थी, जो शुक्रवार को बढ़कर 2,926.5 रुपये पहुंच गई। सर, निवेशक इस अंतर को कैसे समझें? ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं, तो आंकड़े को करीब से आपको समझना चाहिए। ये बता रहा है कि भारत के शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी वास्तविक कमाई कितनी है और उनके वैल्यूएशंस कितनी है, उनकी कीमतें ऊपर कितनी है। और ये जो वैल्यूएशन और कमाई का गैप है, यही वो गैप है जो दोनों तरफ मूव कर सकता है। हमें आपको याद होगा, हमने पिछले हफ्तों में एक इकोनॉमिकम किया था जिसमें हमने आपसे बात की थी म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में, और हमने बताया था कि वैल्यूएशन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी म्यूचुअल फंड के साथ आती हैं, जिसे आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं, जहां
और ऊंचाई से स्टॉक को खरीदा जाता है, भले ही उसकी ईपीएस उसको सपोर्ट ना करती है और उसे और ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की जाती है। भारतीय बाजार में अब ये गैप, क्रिटिकल गैप दिख रहा है और यहीं पर बबल बनने की, यहीं पर वो चुनौतियां आती हैं कि बाजार में लड़खड़ाने और गिरने के आसार हैं। हालांकि अभी अगर आप स्टॉक प्राइसेस और अलग अलग कंपनियों के आधार पर देखेंगे तो ये आकलन आपके बदल सकते हैं, लेकिन ये गैप खासा बड़ा है और इससे दिख रहा है कि वैल्यूएशन पर ज़्यादा दांव लगाए जा रहे हैं। कंपनियों की वास्तविक आय पर, उनकी अर्निंग पर शेयर को, जो उनका फंडामेंटल है, उसे देखकर कम दांव लगाए जा रहे हैं। और ज़्यादातर बाइंग पिछले वर्षों में, पिछले महीनों में जो हमें दिखाई दी है, वो इससे प्रभावित नहीं है कि कंपनी वास्तविक रूप से कैसे नतीजे लेकर आती है, कितनी कमाई लेकर आती है, बल्कि बाजार में उसका सेंटिमेंट कैसा है, बायर कैसे हैं, उसके उस वैल्यूएशन पर निवेश किया जा रहा है। इसके असर आने वाले समय में समझ में आएंगे, क्योंकि बाजार थोड़े दबाव के दौर में गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासे बड़े बदलाव हैं। इजराइल और ईरान के बीच आमतौर पर एक रीजनल वार की संभावना बनती दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ा घटनाक्रम बदलता है या ये वार बड़ा होता है तो शेयर बाजार के निवेशकों के धैर्य की और साहस की परीक्षा होगी। इस बीच एक आंकड़ा और आया कि वित्त वर्ष 2024 में ज़्यादातर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस स्कीम ने सेंसेक्स और निफ्टी को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी के बीच ज़्यादातर पीएमएस स्कीम ने बेंचमार्क निफ्टी 50 और बीएसई 500 के से बेहतर प्रदर्शन किया है। पीएमएस बाजार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 80% पीएमएस स्कीम ने निफ्टी को मात दी है। पीएमएस की 324 स्कीम में से 264 के रिटर्न ने निफ्टी से मिलने वाले रिटर्न को पीछे छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच युद्ध छिड़ने की वजह से वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अधिकतर शेयर में बिकवाली हावी है। युद्ध की वजह से दुनिया भर के बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव की आशंका बढ़ गई है और इसकी वजह से रुपए में भी दबाव बढ़ने की संभावना है। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी है, जो समझ से परे है। गोल्ड की रिकॉर्ड तेजी पर अभी ब्रेक लगा है। इस बीच दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध की वजह से भारत के लिए डिप्लोमेटिकली चुनौती बढ़ गई है। साथ में इस युद्ध की वजह से भारत से एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ने की संभावना है। युद्ध की वजह से इधर एयर इंडिया ने तेल अवीव के उड़ानों पर रोक लगा दी है। सर, पहला असर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ईरान की बात है, ओपेक का तीसरा बड़ा उत्पादक है, कच्चे तेल को लेकर क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? और युद्ध के बाद तो ये उम्मीद थी कि बहुत तेज़ी से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ गिरावट दिख रही है। तेल की कीमतों में जो रिस्क प्रीमियम बना था उसमें आज हमने थोड़ी कमी देखी और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें $90 से नीचे $89 के आसपास और उसके आसपास आ गई। ब्रेंट की कीमतें जो हमें चार्ट पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि कच्चे तेल का बाजार एक और तेजी की तैयारी में बैठा हुआ है। जो घटनाक्रम हमें अरब मध्य पूर्व में दिख रहा है, जिसमें 1970 के बाद ईरान प्रत्यक्ष रूप से किसी युद्ध में उतरा है, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम तेल बाजार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। उसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक का जो इजराइल और हमास का युद्ध था वो नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में था। उनके साथ इजराइल का युद्ध चल रहा था, जो आमतौर पर संगठन हैं, मिलिशिया हैं, आतंकवादी संगठन हैं। लेकिन पहली बार ईरान के गार्ड्स ने इस बात को प्रमाणित किया कि उन्होंने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसे निष्फल किया गया डोम के जरिए, अमेरिका के डोम के जरिए। और यहाँ से अब उल्टी गिनती ये है कि इजराइल की वापसी पलटवार कब होगा, रिटेलिएशन कब होगा और किस परिस्थिति में होगा। इजराइल की तरफ से कहा भी गया है कि रिटेलिएशन किया जाएगा और ये रिटेलिएशन ही मध्य पूर्व में किसी बहुत बड़े टकराव की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर क्षमता से संपन्न मुल्क है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, सामरिक रूप से मजबूत देश भी है और इससे जो उठापटक पूरे अरब की दुनिया में बनेगी उसका असर तेल बाजार पर दिखाई देगा। हमें इसलिए तेल बाजार को करीब से देखना और ज़रूरी है क्योंकि ओपेक देश पहले ही उत्पादन में कमी कर चुके हैं, कटौती कर चुके हैं, तो बाजार में मांग की तुलना में आपूर्ति पहले से ही संतुलित, नियंत्रित और कमज़ोर है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट की संभावनाएं आंक ली गई हैं, इसलिए उसकी मांग को डिस्काउंट कर दिया गया है। यूरोप के बाजार में अमेरिका का तेल पहुँच रहा है तो वहाँ की मांग को डिस्काउंट कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में कोई भी रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से अगले 24 घंटे 48 घंटे में कच्चे तेल की कीमतों को नई ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। सर, गोल्ड को लेकर कैसा परिदृश्य बनता दिख रहा है आपको? गोल्ड में दिलचस्प कहानी है। इस समय दुनिया के बाजारों की बहुत सारी परिस्थितियां एक साथ इस पीली धातु के पक्ष में दिख रही हैं और जो कीमतें हैं वो तो अप्रत्याशित हैं। इस लेवल पर कीमतों के होने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनको समझना ज़रूरी है कि US डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद, येन की तुलना में अगर देखें तो
चौथे साल की सबसे ऊंचाई पर है, येन में काफ़ी कमजोरी दिख रही है। इसके बाद भी गोल्ड की कीमत में कोई कमी नहीं आई। मुद्राओं के परिदृश्य के आधार पर देखें तो येन और युआन दोनों महत्वपूर्ण मुद्राएं डॉलर की तुलना में टूटी हुई हैं, यानी इन दोनों बाजारों में सोने की मांग बढ़ने की संभावना है। घरेलू मुद्रा में कमजोरी हमेशा लोगों को सोना खरीदने की तरफ प्रेरित करती है, बैंकरों को सोना खरीदने की तरफ प्रेरित करती है। चाइना में सोने की खरीद तेजी से बढ़ी है ज्वेलरी बाजारों में, और इसलिए सोने की मांग भी बढ़ी और बैंकर्स तो खरीद ही रहे हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि युद्ध की अनिश्चितता की परिस्थिति में महंगाई का नया दौर आने वाला है, जिसके बाद गोल्ड बाजार को उम्मीद है कि अभी किसी भी स्थिति में दुनिया का कोई भी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कमी नहीं करेगा, यानी सोने में निवेश बढ़ता रहेगा। और तीसरा ये कि सोने के बाजार में जो दो नए बड़े खिलाड़ी हैं, बैंक और ETF, बैंक मौद्रिक कारणों से मुद्राओं की कमजोरी के कारण सोना खरीद रहे हैं, और ETFs को ये दिखाई दे रहा है कि आप सोने में ये तेजी थोड़ी लंबी चल सकती, इसलिए वहाँ निवेश बढ़ रहा है। तो सोने के पक्ष में कई दशकों बाद, मुझे लगता है कम से कम 60-70 सालों बाद ऐसी परिस्थितियां बनी जब सारे के सारे संकेत सोने की तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। परिस्थितियां इस तरीके की। इस बीच सोने का भाव बढ़ने की वजह से रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। देश का फॉरेक्स रिजर्व 5 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में 2.98 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 648 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। ये ऐतिहासिक स्तर है। इसी दौरान सोने का रिजर्व भी करीब 2.4 अरब डॉलर बढ़कर 54.55 अरब डॉलर का हो गए हैं। सर, अब बात यह कि सेंट्रल बैंक आगे क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कच्चा तेल में आप कह रहे हैं कि नई तेजी आ सकती है, फिर महंगाई बढ़ेगी, तो सेंट्रल बैंक ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में का असर WTI की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर नजर आया, और अमेरिका में दिखने लगा कि महंगाई वापसी कर रही। जिस परिस्थिति की उम्मीद की जा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी परिस्थितियां सुधरेंगी, वो संभावना बनती कम दिखाई दे रही है, और इसलिए अब महंगाई के नए दौर को देखते हुए दुनिया के बैंक ब्याज दरों में कोई कमी नहीं करेंगे, और इसका सीधा असर हमें शेयर बाजारों में वॉलेटिलिटी के तौर पर दिखाई देगा। तो जो शुरुआत में हमने कहा कि भारतीय बाजार में EPS और वैल्यूएशन के बीच में जो फ़र्क है वो तो खासा बड़ा है ही, लेकिन अब पूरी दुनिया के बाजारों के लिए इस नए युद्ध के मोर्चे की दृष्टि से, ईरान और इजराइल के मोर्चे की दृष्टि से, और इसके अलावा अमेरिका में चुनाव, यूरोप के कई देशों में चुनाव की परिस्थिति में जो पॉलिसी पैरालिसिस आएगी, या जो पॉलिसी का वैक्यूम आएगा, उस परिस्थिति में दुनिया के शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव का दौर खासा तेज रहेगा। ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप बाजार को करीब से देखते हैं तो इस बार इस दौरान अगले 3 या 4 महीनों के दौरान शेयर बाजार के साथ मुद्रा बाजार को करीब से देखिएगा। येन में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, युआन में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, यूरो में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया में महंगाई की संभावनाएं बढ़ती हैं, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, सोने की कीमतें बढ़ती हैं, मुद्राओं की तस्वीर थोड़ी डामाडोल होना शुरू होती है। मुद्राएं कमज़ोर होने से आयात महंगे होते हैं। किसी भी देश में ऐसा हो, वहाँ पर ज़िंदगी जीने की लागत पर असर पड़ता है, और दुनिया के बाजारों में के लिए उस देश के निर्यात भी महंगे होने लगते हैं। तो मुद्राएं महत्वपूर्ण फैक्टर हैं अगले 2-3-4 महीनों तक। करेंसीज कैसे बिहेव करेंगी डॉलर के अगेंस्ट और एक दूसरे के अगेंस्ट, अपने ट्रेडिंग नेशंस के विरुद्ध, की युआन और रुपए के बीच में किस तरीके से की पैरिटी होगी, या येन बाकी करेंसीज के साथ कैसे मूव करेगा, ये देखने वाली बात होगी। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में मार्च के दौरान चीन से एक्सपोर्ट में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ये पिछले साल अगस्त के बाद एक्सपोर्ट में आई सबसे बड़ी गिरावट है। मार्च में चीन के इंपोर्ट में भी सालाना आधार पर 1.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। भारत के विदेश व्यापार आंकड़े भी आज जारी होंगे। सर, चीन में ये गिरावट किस वजह से? चीन का आंकड़ा और भी सनसनीखेज है। लगातार चीन से जो खबरें अब हमारे पास आ रही हैं वो चीन की अर्थव्यवस्था में संकट बढ़ने की है। हमने बताया कि मूडीज़ और फिच ने चीन की को डाउनग्रेड किया था। वहाँ पर बड़ा कर्ज का संकट बनता दिख रहा है, और इसके बाद अब निर्यात में तेज गिरावट आई। निर्यात ही चीन के कारोबार की, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की धुरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग कम होने के कारण और चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण निर्यात गिरा है। बावजूद इसके कि युआन पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिवेल्यू होने वाली करेंसी है, यानी चीन अपने निर्यात की जो सबसे बड़ी ताकत थी, कमजोर युआन, वो भी गंवा रहा है। उसके बाद भी निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। अब चर्चाएं वहाँ ये शुरू हो गई कि चीन की अर्थव्यवस्था में ओवर कैपेसिटीज़ क्रिएटेड हैं। स्वाभाविक सी बात है, चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो वहाँ ओवर कैपेसिटीज़ हैं, और जब वहाँ क्षमताओं से अधिक उत्पादन है तो अब उस उत्पादन में कमी हो रही है। इसका असर आप चीन की अर्थव्यवस्था में और स्लो डाउन के तौर पर देख सकते हैं। चीन पर निगाह रखना ज़रूरी है, क्योंकि चीन अगर बुरी तरह लड़खड़ाता है तो उसका असर पूरी दुनिया में गहरी तौर पर, लंबे तौर पर चलने वाली मंदी के तौर पर सामने आ सकता है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ।
वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार 25,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़कें बेचकर 60,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग कर रहा है। वित्त वर्ष 2025 तक 1.6 ट्रिलियन रुपए हासिल करने की नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत सरकार ये कदम उठाने जा रही है। रुपए को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से एक और कदम उठाया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि दक्षिण एशियाई देशों, खासकर थाईलैंड में भारतीय करेंसी रुपए में ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर अपनी तरफ से इनपुट दें। अगर थाईलैंड में भारतीय करेंसी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है तो इससे भारत से थाईलैंड जाने वाले लोगों को फायदा होगा। ऑडिट रेगुलेटर NFRA ने रिलायंस कैपिटल के 2 पूर्व सहायक ऑडिटर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया। दोनों ऑडिटर्स पर आरोप था उन्होंने ऑडिटिंग को लेकर नियमों का पालन नहीं किया। शिकायतों के बाद NFRA ने रिलायंस कैपिटल के लिए PwC को ऑडिटिंग का आदेश दिया था। बायजूस के CEO अर्जुन मोहन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी नियुक्ति 6 महीने पहले ही हुई थी। अब बायजूस रविंदर उनकी जगह कंपनी के दैनिक कामकाज भी संभालेंगे। अर्जुन मोहन अब एक बाहरी सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। बदलाव के इस दौर में वह कंपनी और उसके संस्थापकों को एजुकेशन टेक्नोलॉजी में अपनी विशेषज्ञता के लिए मार्गदर्शन करेंगे। सर, कोई टिप्पणी आपकी? ये महत्वपूर्ण खबर सड़कों को लेकर, और देखिए कैसी परिस्थिति विसंगति है कि एक ही सरकार के एक ही विभाग को सड़कें बनानी भी पड़ रही हैं और बनी हुई सड़कें बेचनी भी पड़ रही। 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बेचने का लक्ष्य रखा गया। परिस्थिति यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए पैसा तब आएगा जब ये सड़कें बिकेंगी और पैसा बजट में वापस प्लाउबैक होगा और उसके बाद उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग की जाएगी। सड़क क्षेत्र में गहरे दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं और जब सरकार वापस लौटेगी और नई सरकार आएगी तब हमारे सामने ये परिस्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि रोड के कंस्ट्रक्शन में जितना फंड की ज़रूरत है उस फंड को फिनांस करने के लिए बाजार तैयार नहीं है। NHAI बाजार से कर्ज नहीं ले सकती। बजट से पैसा देने की एक सीमा है और इसलिए शायद आने वाले समय में अब जो बनी हुई सड़कें हैं इनको TOT माध्यम पे, टोल ऑपरेटर ट्रांसफ़र का जो मॉडल है उस पर सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे, पुल, पुलिया इन्हें किराए पर दिया जाएगा और उसके बाद उस फंड से दोबारा सड़कों की फंडिंग होगी। ऐसा होता दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक की दूसरी कोशिश रुपए को लेकर शुरू हो गई है, पर पिछले 1 साल 2 साल की कोशिश में कोई फ़ायदा नहीं मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें रिजर्व बैंक को वही मॉडल अपनाना होगा जो शायद चीन ने अपनाया था। जब तक दुनिया के देशों के साथ करेंसी एक्सचेंज के समझौते नहीं होंगे और भारत और जो होस्ट देश है उसके साथ रुपए और उसकी मुद्रा के बीच में लेन देन का समझौता नहीं होगा, वहाँ रिजर्व नहीं बनाए जाएंगे और रुपए के इस्तेमाल का बड़ा बाजार नहीं बनेगा, तब तक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोकन के तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर तो इस्तेमाल किया जा सकता है, पर मुख्यधारा के कारोबार में, मुख्यधारा के ट्रेड में स्थापित करना मुश्किल होगा। तो ये था हमारा मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।